Hello friends, welcome to All Chemists Official. Today we will learn about a subtopic called Effect of Catalyst. Now this subtopic is based on chapter Chemical Kinetics, in which NCERT 12th Standard Chemistry textbooks is being used as a reference. Okay, and let you know that this is a bilingual literature in which both Hindi and English will be used. Now, effect of catalyst. We know that catalyst reaction is a zero order reaction in which the catalyst the catalyst reaction rate is independent of reactant concentration, isn't it? So we know that catalyst reaction, metallic catalyst reaction, or the enzyme catalyst reaction, these all are zero order reaction. We learned last time when we were learning about the zero order reaction after the differential rate uh, after the differential rate reaction, isn't it? Now we are going to learn about the effect of catalyst. A catalyst is a substance which increases the rate of a reaction without itself undergoing any permanent chemical changes. तो कैटलिस्ट क्या है? एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है बिना अपने किसी केमिकल चेंजेस के, बिना खुद का किसी परमानेंट केमिकल के चेंजेस के। ठीक है, तो ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है कैटलिस्ट, और उसके खुद कैटलिस्ट के केमिकल चेंजेस कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल manganese dioxide MnO2 catalyzes the following reactions so as to increase its rate considerable। तो MnO2 जो है ये कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं, कैटलाइज करता है पोटेशियम क्लोराइड ट्राईऑक्साइड का जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज करता है, उसके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, और क्या फॉर्म होता है? 2 moles ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 moles ऑफ ऑक्सीजन। The word catalyst should not be used when the added substance reduces the rate of reactions. Catalyst words तभी यूज़ नहीं करना चाहिए जब रिएक्शन का रेट रिड्यूस होता है। द सब्सटेंस इज देन कॉल्ड इनहिबिटर, तो वो सब्सटेंस को बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसको ऐड करते ही रिएक्शन का रेट रिड्यूस होता है, तो वो कैटलिस्ट नहीं होते। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। लेकिन और एक सब्सटेंस है जिसको ऐड करते ही रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, उसको कहते हैं इनहिबिटर। तो इनहिबिटर एक सब्सटेंस है जिसको ऐड करते ही रिएक्शन का जो रेट है वो कम हो जाता है, तो वो है इनहिबिटर। द एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अभी कैटलिस्ट एक्शन जो है, कैटलिस्ट का काम कैसे करता है, उसका एक्शन कैसा है, वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bond with the reactor resulting in an intermediate complex। तो इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के हिसाब से कैटलिस्ट क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म करता है रिएक्टेंट के साथ, और उसकी वजह से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है? कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, कैसे? वो रिएक्टेंट के साथ टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब कैटलिस्ट खुद टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म करता है रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, और उसकी वजह से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म होता है? जब कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में आता है और कैटलिस्ट खुद टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म करता है रिएक्टेंट के साथ और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, और हम जानते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं कैसा है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स काफ़ी अनस्टेबल है, वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। दिस हैज़ ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस एंड डिकम्पोज टू यील्ड प्रोडक्ट्स एंड द कैटलिस्ट। तो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है इसका ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस है, डिकम्पोज होता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और कैटलिस्ट जो डाला था वैसे ही फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस में रहता है, डिकम्पोज होता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और कैटलिस्ट जैसा था वैसे ही फॉर्म में आता है। ठीक है, और ये प्लॉटिंग डायग्राम है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का। इसमें हम देख सकते हैं 2 कर्व्स है। देखिए दोनों कर्व्स के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो बड़ा कर्व है इसमें कैटलिस्ट नहीं डाला है, और ये जो छोटे छोटे लाइन वाले कर्व्स है इसमें कैटलिस्ट डाला है। जब हम रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट नहीं डालते हैं तो देखो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए कितना ज़्यादा एनर्जी लेता है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर लेता है।
ठीक है। और बाद में प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे जैसे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स अपने एनर्जी रिलीज़ करता है, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स काफ़ी अनस्टेबल रहता है, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, तो फिर बाद में वो एनर्जी रिलीज़ करके कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म करता है और कैटलिस्ट और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। लेकिन जब रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रहता है, मतलब रिएक्टर में कैटलिस्ट डाला जाता है, तो ये कर्व शो दिखाता है, जिसमें लाइन है। ये दूसरा वाला छोटा जो कर्व है वो दिखाता है। ये छोटा वाला कर्व क्या बताता है कि रिएक्टेंट में कैटलिस्ट डाला गया तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ उसने काफ़ी कम एनर्जी कंज्यूम किया, कम टाइम लगा होगा, तो कम टाइम एनर्जी कंज्यूम किया। और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हम जानते हैं वो अनस्टेबल रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, तो उसने अपने एनर्जी रिलीज़ किया और प्रोडक्ट फॉर्म हो। तो उससे हम यही समझ सकते हैं कि कैटलिस्ट और कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन का कितना बड़ा फ़र्क है, क्योंकि कैटलिस्ट डालते ही इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जल्दी फॉर्म होता है, कम एनर्जी लेता है, कम टाइम लेता है। लेकिन जब हम कैटलिस्ट नहीं डालते तो वही रिएक्शन जो है ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो कैटलिस्ट रहने का ये फ़ायदा है कि वो हमेशा रिएक्शन का रेट को इंक्रीज़ करता है, मतलब स्पीड को इंक्रीज़ करता है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर कंजम्पशन भी कम होता है, टेम्परेचर कंजम्पशन भी कम होता है और एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी कम होता है। It is clear 4.18 the lower the value of activation energy, faster will be the rate of the reaction. ठीक है, it is believed that catalysts provide an alternate pathway or a reaction mechanism by reducing activation energy between reactant and product and hence lowering the potential energy barrier shown. ठीक है, अभी हम ऐसा विश्वास रख सकते हैं कैटलिस्ट जो है एक अलग पाथवे देता है रिएक्शन मैकेनिज्म को, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्टर और प्रोडक्ट के बीच में रिड्यूस होता है और पोटेंशियल एनर्जी बैरियर भी कम होता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम Arrhenius इक्वेशन that the lower the value of activation energy, faster will be the rate of reaction. तो Arrhenius इक्वेशन ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है तभी स्पीड में रहेगा, तभी ज़्यादा रहेगा जब एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है कम एनर्जी लेगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम लेगा मतलब क्या है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है कम एनर्जी लेगा तभी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा तभी रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा रहेगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। A small amount of the catalyst can catalyze a large amount of reactant. तो एक छोटा सा कैटलिस्ट जो है लार्ज अमाउंट के रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है। और कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिव्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन। इट कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है गिब्स एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है। जो गिब्स एनर्जी रिएक्शन में जो भी गिब्स एनर्जी का चेंजेस जो है, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता कैटलिस्ट की वजह से। तो कैटलिस्ट जो है हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, पर कभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेदर इट हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कुछ चेंजेस नहीं लाता है, उसके बजाय वो इक्विलिब्रियम को फास्टर करता है, इक्विलिब्रियम को फास्ट होने के लिए हेल्प करता है। दैट इज इट utilize the forward as well as the backward reaction to the same extent so that equilibrium state remains same but it reached earlier. ठीक है, तो ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं लाता, उल्टा वो हेल्प करता है इक्विलिब्रियम फास्टर होने के लिए। तो कैटलाइज करता है फॉरवर्ड को और बैकवर्ड को भी सेम एक्सटेंट सेम टाइमिंग में, और इक्विलिब्रियम स्टेट भी सेम रहता है और अपने हिसाब से जल्दी पहुंचता है। Collision theory of a chemical reaction. True Arrhenius equation is applicable under a wide range of circumstances. Collision theory, which was developed by Max Strauss and William Lewis in 1916-18, provides a greater insight into the energetic and mechanistic aspects of reaction. It is based on theory of gases. तो Arrhenius equation जो है एप्लीकेबल है बहुत सारे सर्कमस्टांसिस में, कल्यूजन थ्योरी में,
जो डेवलप होता है मैक्स स्ट्राउस की वजह से और विलियम लेविस की वजह से, जो 1916 में है और 18 में है, वो क्या करता है, ग्रेटर इंसाइट प्रोवाइड करता है एनर्जेटिक रिएक्शन के एनर्जेटिक और मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट्स को। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये काइनेटिक थ्योरी जो है गैसेस का, उस पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टर मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर एंड रिएक्शन पोस्टुलेट टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। तो थ्योरी के हिसाब से रिएक्टर मॉलिक्यूल जो है वो हार्ड स्फीयर रहता है और रिएक्शन पोस्टुलेट होता है और अकर होता है मॉलिक्यूल जो कोलाइड होते हैं एक दूसरे से। Number of collision per second per unit volume of a reaction mixture is known as collision frequency। तो collision frequency Z क्या होता है, कैपिटल Z। नंबर ऑफ collision हर सेकेंड में होता है रिएक्शन मिक्सचर के हर वॉल्यूम में, उसे कहते हैं collision frequency। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से रिएक्टर मॉलिक्यूल जो है वो हार्ड स्फीयर रहता है और रिएक्शन पोस्टुलेट होता है जब भी मॉलिक्यूल कोलाइड होता है एक दूसरे से। नंबर ऑफ कोलिशन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिशन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिशन होता है हर सेकेंड में हर यूनिट हर रिएक्शन मिक्सचर के वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं कोलिशन फ्रीक्वेंसी। कोलिशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिशन होता है हर सेकेंड में हर वॉल्यूम हर रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं कोलिशन फ्रीक्वेंसी। तो है वो कैपिटल Z। ठीक है, तो रिएक्टर मॉलिक्यूल जो है वो हार्ड स्फीयर है और रिएक्शन पोस्टुलेट होता है जब वो एक दूसरे से कोलाइड होता है। ठीक है, अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी फॉर बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो दूसरा फैक्टर ये है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट अफेक्ट होता है, दूसरा फैक्टर ये है कि ये केमिकल रिएक्शन के रेट पे असर करता है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी वैसे भी स्टडीड हो चुका है। बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन A plus B gives product। Rate of a reaction can be expressed as rate base to AB e raised to minus exponential E upon RT ZAB e raised to minus EA upon RT। ठीक है, तो कोलिशन थ्योरी जो है केमिकल रिएक्शन का, वो अरेनस इक्वेशन के हिसाब से, उसमें अरेनस इक्वेशन एप्लीकेबल है और सभी रिएक्शन में एप्लीकेबल है। ठीक है, कोलिशन थ्योरी, ये कोलिशन थ्योरी किसने डेवलप किया था, मैक्स स्ट्राउस ने और विलियम लेविस ने 1916 और 18 में। उन्होंने बताया था कि रिएक्शन में बहुत सारे एनर्जेटिक और मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये बेस्ड होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। ठीक है, तो कोलिशन रिएक्शन जो है, कोलिशन थ्योरी जो है बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। इस थ्योरी के हिसाब से रिएक्टर मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर है और रिएक्शन पोस्टुलेट के हिसाब से रिएक्शन होता है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करता है। तो एक कोलिशन फ्रीक्वेंसी ये कंसेप्ट है। कोलिशन फैक्टर क्या, सॉरी कोलिशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैपिटल Z। नंबर ऑफ कोलिशन पर सेकेंड पर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, हर रिएक्शन मिक्सचर के वॉल्यूम में हर एक सेकेंड में नंबर ऑफ कोलिशन जो है उसे कहते हैं कोलिशन फ्रीक्वेंसी, कैपिटल Z। तो ये जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे असर करता है। ठीक है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी पे। फॉर एग्जांपल बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस होता है रेट इज इक्वल टू ZAB e रेज़ टू माइनस A अपॉन RT। ZAB रिप्रेजेंट करेंगे तो कोलिशन फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंट A और B का, और E रेज़ टू माइनस E अपॉन RT रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जो एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन EA है। ZAB represent collision frequency of reactant A and B, and E raised to minus A upon RT represent fraction of molecule with energy equal to or greater than EA। With Arrhenius equation we can say that A is related to collision frequency, तो ZAB है। हाँ, ZAB जो है रिएक्टेंट A और B के बीच में कोलिशन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। E रेज़ टू माइनस E अपॉन RT रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन को जो
इक्वल है एनर्जी से और ई ए से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जो एनर्जी का जो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जो एनर्जी के साथ है और एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, आइनस इक्वेशन जो है ए रिलेटेड होते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। Predict the volume of a rate constant fairly accurately for the reaction that involve atomic species or simple molecule, but for a complex molecule significantly deviations are observed. तो जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो एक्यूरेटली रिएक्शन के लिए होता है जिसमें एटॉमिक स्पीशीज इन्वॉल्व रहता है, सिंपल मॉलिक्यूल और वो कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए सिग्निफिकेंट डेविएशन है वो ऑब्जर्व होता है। बस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के सिग्निफिकेंट डेविएशन है। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू एक्यूरेटली होता है रिएक्शन के लिए जिसमें एटॉमिक स्पीशीज इन्वॉल्व रहता है, सिंपल मॉलिक्यूल, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए डेविएशन है। मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के लिए उसका कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता है उसका रेट कांस्टेंट वैल्यू में। ठीक है, द रीज़न कुड बी दैट ऑल कोल्यूशन डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हो सकता है कि सभी कोल्यूशन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। द कोल्यूशन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या रहता है कि मॉलिक्यूल का कोल्यूशन, जब भी कोल्यूशन होता है जिसमें मॉलिक्यूल कोलाइड होता है तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कोलाइड होता है, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोल्यूशन में जब ये मॉलिक्यूल सफिशिएंट एनर्जी के साथ, ठीक है, कोलाइड होता है तो सफिशिएंट एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। And proper rotation so as to facilitate breaking of bond between the reacting species and the formation of new bond to form product are called as effective collisions. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है रिएक्टिंग स्पीशीज और जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करेगा और वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसे कहते हैं इफेक्टिव कोल्यूशन। ठीक है, तो जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है जो क्या करता है, रिएक्टिंग स्पीशीज और प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उनके बीच में बॉन्ड को ब्रेक होने को फैसिलिटेट करता है, उसे कहते हैं इफेक्टिव कोल्यूशन। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग फैसिलिटेट होता है रिएक्टिंग स्पीशीज और प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसके साथ जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो है इफेक्टिव कोल्यूशन। इफेक्टिव कोल्यूशन क्या है, कोल्यूशन जिसमें मॉलिक्यूल जो है सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड होता है और प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब बॉन्ड जो है फॉर्म होता है रिएक्टिंग स्पीशीज़ के बीच में और प्रोडक्ट का नया न्यू बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है उस तो रिएक्शन और प्रोडक्ट उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने को फैसिलिटेट करता है, वो है इफेक्टिव कोल्यूशन। ठीक है, तो सभी रिएक्शन कोल्यूशन की वजह से नहीं होता है क्योंकि कोल्यूशन के लिए एक तो सफिशिएंट एनर्जी चाहिए जैसे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, जो रिएक्टर और मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए बराबर तभी होता है। तो ये है इफेक्टिव कोल्यूशन। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी रहेगा, इफेक्टिव कोल्यूशन रहेगा, तभी ही रिएक्शन में कोल्यूशन होता है, नहीं तो सब रिएक्शन में कोल्यूशन नहीं होता है। For example, formation of methanol from bromethane depend upon the orientation of reactor molecule as shown in figure 4.12. The proper orientation of a reactor molecule lead to bond formation, whereas improper orientation make them simply bounce back and no products are formed. तो ये जो मिथेनॉल और ब्रोमोइथेन का मिथेनॉल का फॉर्मेशन ब्रोमोइथेन से डिपेंड होता है रिएक्टर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन की वजह से। जब रिएक्टर मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा तो उसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है सिंपली बाउंस बैक करेगा और कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड OH माइनस के साथ रिएक्ट होता है और मिथेनॉल मतलब मिथाइल को फॉर्म करता है, ब्रोमाइड आयन फॉर्म करता है। और ये तभी हो सकता है, मिथाइल को तभी फॉर्म हो सकता है मिथाइल ब्रोमाइड से जब प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्शन होगा तभी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो अभी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर ओरिएंटेशन में फ़र्क दिखाया। तो अभी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होता है, जब
मिथाइल ब्रोमाइड में बराबर ओरिएंटेशन में रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। लेकिन जब प्रॉपर ओरिएंटेशन रहता है दो रिएक्टेंट के बीच में, तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है, ठीक है, वो होता है, तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स काफ़ी अनस्टेबल रहता है और शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तभी फॉर्म होता है जब प्रॉपर ओरिएंटेशन रहता है रिएक्टेंट का दो रिएक्टेंट के बीच में, तो उसकी वजह से बॉन्ड जो है फॉर्म होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में, और वो फैसिलिटेट करता है कि वो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में वो टूट जाए, और उसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो कभी भी रिएक्शन में प्रॉपर ओरिएंटेशन से ही होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन कितना बड़ा प्ले रोल करता है रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए, ठीक है। To account for effective collision, another factor P called the probability of steric factor is introduced. It takes into account the fact that in a collision molecule must be properly oriented, that is rate P Z A B e raised to minus A upon RT. तो effective collision के लिए दूसरा फैक्टर है P, कैपिटल P जो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या फिर स्टेरिक फैक्टर है जो इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट नहीं है इस कोल्यूशन में, मॉलिक्यूल जो है प्रॉपरली ओरिएंटेड होता है, रेट PZAB e अपॉन RT, ठीक है। दो कोल्यूशन थ्योरी, activation energy and proper orientation of the molecule together determine criteria for effective collision and hence the rate of a chemical reaction. तो कोल्यूशन थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी में मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन एक साथ होगा, तो उसकी वजह से इफेक्टिव कोल्यूशंस जो है डिटरमाइन होगा और केमिकल रिएक्शन होगा। तो कोल्यूशन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी में अगर रिएक्टेंट का प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी इफेक्टिव कोल्यूशन डिटरमाइन होगा और तभी केमिकल रिएक्शन का रेट होगा। कोल्यूशन थ्योरी also has certain drawback as it consider atom or molecule to be hard sphere and ignore their structural aspects. तो कोल्यूशन थ्योरी जो है उसमें कुछ एक ड्रॉबैक्स भी है, ठीक है, उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसमें कंसिडर किया जाता है सिर्फ एटम्स को, मॉलिक्यूल को जिसमें हार्ड स्पीयर है, ठीक है, और बाकी दूसरे स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स को उसने इग्नोर किया। तो कोल्यूशन थ्योरी में डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ ये एटम, ये मॉलिक्यूल जिसका हार्ड स्पीयर है उसी पे एप्लीकेबल है, बाकी के जो मॉलिक्यूल है जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर है उसको इग्नोर किया है। यू विल स्टडी डिटेल अबाउट दिस थ्योरी एंड मोर ऑन दैट थ्योरी इन योर हायर क्लासेस, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल या एटम का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है, उनका कोल्यूशन थ्योरी ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। और इसके बारे में ऐसे मॉलिक्यूल का थ्योरी के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। त्रिशा एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी प्रोसेस बाय रिएक्टिंग स्पीशीज। त्रिशा एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी रिक्वायर रहता है ताकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर सके, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी प्रोसेस बाय रिएक्टिंग स्पीशीज। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी रहता है ताकि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सके, ठीक है। त्रिशा एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीशीज, possessed by the reacting species, ठीक है।